पूर्वी अभी नूर को ही देख रही थी और वो खुद से ही बोली, पता नहीं विलन कहाँ रह गया है। कल से कॉल भी नहीं उठा रहा। अगर उसे पता चला कि नूर की ऐसी हालत है तो वो ना जाने क्या करेगा। उसकी हरकतें जैसी है उस हिसाब से नूर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ना जाने क्या खास है ऐसा नूर में जो वो इस कदर इसके पीछे पागल है। सिर्फ खूबसूरती तो विलन को भटका नहीं सकती। सूरत सिटी हॉस्पिटल, रात का वक्त। विधाता के वार्ड में इस वक्त विधाता और विलन सोफे पर आमने सामने बैठे थे। नील वहां से जा चुका था। विधाता और विलन की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। जहां विधाता के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वहीं विलन की आंखें गुस्से से लाल और जल रही थीं। उसकी उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थी। उसके जूते से जो रही टकटक की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज रही थी। कमरे का माहौल काफ़ी सर्द था। उस भयानक शांति को तोड़ते हुए विधाता विलन को देखते हुए बोले, अपने बाप से कब तक मुंह मोड़ोगे विलन? उन्होंने जवाब देते हुए मुस्कुराकर बोले, हरकतें देखी है आपने विधाता खुराना? बिना कुछ सोचे समझे विलन से सवाल करने लगे। विलन की आंखें आग उगल रही थी, जिसे देख विधाता सर हिलाकर विलन को देख बोले, अपने इस गुस्से में तुम हर बार गड़बड़ करते हो विलन। पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और जो इल्ज़ाम लगा वो मानकर सज़ा सुना दी अपने बाप को। ये सुनकर विलन को फिर कल रात जो हुआ सब याद आया। वह गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए विधाता को देख बोले, गलती? आपको यही लगता है ना कि आपने कोई गलती नहीं की है? मेरी कोहिनूर पर गंदी नज़र डालना क्या गलती नहीं थी? अपने बेटे की अमानत को हथियाने की कोशिश करना क्या गलती नहीं थी? और क्या ये भी गलती नहीं थी कि आपने मेरी कोहिनूर के जरिए अपनी हवस को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी? कहिए मिस्टर विधाता खुराना, क्या इसमें कोई भी गलती नहीं की है आपने? विलन इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। उसने अपनी मुठियाँ कसकर बांध रखी थी और किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसके जहन में जब भी ये ख्याल आता कि कल जो होने वाला था अगर हो गया होता तो क्या हो जाता, ये बातें उसे अंदर तक उबलने पर मजबूर करती थी। विलन को दोबारा गुस्सा होता देख विधाता अपनी जगह से खड़े हुए और उसके कंधे पर हाथ रख शांत लहजे में बोले, विलन, अपनी हवस शांत करने के लिए इतनी दौलत है मेरे पास कि मैं उनसे लाखों लड़कियों को अपने बिस्तर पर ला सकता हूँ। फिर उस एक लड़की में ऐसा क्या है जो मैं उस पर अपनी नज़र डालूंगा? बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना चाहा था। विलन झटके से विधाता से दूर हुआ और उन्हें घूरते हुए चिल्लाया, तो कल क्या मेरी कोहिनूर के साथ जो हुआ था वो आपकी वजह से नहीं था? उसकी आंखों में जो आंसू, चेहरे पर दर्द, उसकी वो हालत, क्या इन सब के लिए आप कसूरवार नहीं? विधाता भी थोड़ी तेज आवाज़ में बोले, वजह मैं था लेकिन मेरा कसूर नहीं था। तुमने जो देखा वो सच समझ लिया, लेकिन कारण क्या है जानने की कोशिश नहीं की। वो एक पल रुककर वापस बोले, वो लड़की, वो तुम्हें बर्बाद करने आई है विलन। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कल भी तुम्हें इस बारे में बताया था, मगर तुम अपने जुनून में इन चीज़ों पर ध्यान देने को तैयार नहीं। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क तुम्हारे लिए नहीं बनी विलन। तुम अपना मकसद इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। सिर्फ तुम्हारे मकसद को बचाने के लिए मैं उस लड़की का मकसद जानना चाहा था। उसने खुद तुम्हारे सामने भोला बनाया और तुमने उसकी बातों को सच भी मान लिया। हो गए अपने बाप से नाराज और कर रहे हो उन्हें इग्नोर। अपने बाप का ध्यान भी नहीं तुम्हें उस लड़की के कारण। विधाता एक बार फिर विलन की आंखों में देखते हुए सफाई से झूठ कर बोले, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्हें नूर पर अब जाकर शक हुआ था। कल जो भी हुआ वो सब उसके हवस के कारण था और आज वो विलन के सामने खुद को सही साबित कर रहे थे। विलन जरूर गुस्से में उबल रहा था, लेकिन एक बाप के सामने वो कितनी देर ही टिकता। और वैसे भी बार बार नूर का जिक्र, उसके मकसद का जिक्र सुन उसका सर गुस्से से फट रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और नज़र दूसरी ओर फेरते हुए खुद को दोबारा कंट्रोल करते हुए विधाता से बोला, आपकी परेशानी सिर्फ इतनी है कि मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा, तो ठीक है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। विलन ने दोबारा अपनी लाल आंखों से विधाता को देखा। विधाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले,
क्या सच में ऐसा हो सकता है? विलेन ने हाँ में सर हिलाया और सख्त अंदाज में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। विधाता ने अपनी भौहें उठाई। विलेन दोबारा बोला, आपको मेरी अटेंशन, मेरा प्यार, हर एक चीज़ पहले की तरह मिलेगी, लेकिन मेरी कोहिनूर से आपको दूरी बनानी होगी। आपकी नज़र भी मेरी कोहिनूर पर नहीं जाएगी। जो हवा आपको छूकर निकलेगी वो हवा भी मेरी कोहिनूर के आसपास नहीं भटकनी चाहिए। अगर आपको ये बात मंजूर है तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। विधाता कुछ नहीं बोले, बस विलेन की आंखों में देखते रह गए। विलेन उसकी ओर एक कदम बढ़ाकर उसके कंधे पर अपने हाथ रख बोला, विधाता, आप भी जानते हो कि आप हमारे विधाता क्यों हो। हमारे डैड से बढ़कर भगवान हो आप हमारे लिए। और अगर हमारा भगवान ही कुछ ऐसा कर जाए जो हमें पसंद न आए तो फिर परेशानियां होगी, दूरियां होगी और बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि दोबारा आप मेरी कोहिनूर के आसपास नहीं जाएंगे। विधाता 2 पल रुक अचानक बोले, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं शीश महल छोड़ दूं? विलेन ने तुरंत सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, शीश महल नहीं छोड़ना, लेकिन जैसे सबने मेरी बात मानकर कोहिनूर से दूरी बनाकर रखी है, वो कोहिनूर के सामने भी नहीं आते, ठीक वैसे ही आप भी शीश महल में होकर भी कभी उसके सामने नहीं जाएंगे। विधाता एक बार फिर चुप हो गए तो विलेन बोला, बोलिए विधाता, आपको मंजूर है? विधाता ने कुछ पल रुक अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर और बातें कर विलेन उस वार्ड से बाहर निकला। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। कहने को तो उसने विधाता को माफ़ कर दिया था, लेकिन वो पल अब भी उसके जहन में घूम रहा था। गुस्से से उसकी नसें फटने को तैयार थी। वो तेज़ी से हॉस्पिटल से निकला और अपनी गाड़ी सीधे एक बार के सामने रोकी, शीश महल। नूर वापस अपने कमरे में आई। उसकी हालत काफ़ी बुरी लग रही थी। पूरा चेहरा लाल था, शरीर पसीने से लथपथ था, सांसों और धड़कनों का शोर जैसे पूरे कमरे में गूंज रहा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। आंखों के सामने बार बार धुंधलापन आ रहा था। शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था और सर दर्द से फटा जा रहा था। नूर ने कमरे में नज़र फेरी, एक ओर बढ़ गई, शायद उधर वॉशरूम था। वह तुरंत वॉशरूम में गई और शावर के नीचे खड़ी हुई। उसने शावर ऑन किया। शावर का ठंडा पानी उसके सर से होता हुआ पूरे शरीर को भिगो रहा था। कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद उसे जैसे राहत मिली। उसने अपने हाथ दीवार पर टिका दिए और ना जाने कितनी देर यूं ही शावर के नीचे खड़ी रही। वह कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन हालत में फिर भी सुधार नहीं था। वो ना जाने कितनी देर तक शावर के नीचे रही और फिर वॉशरूम से बाथरोब पहनकर बाहर निकली। पार्टी से पहले जब विलेन ने उसे कमरे में अकेला छोड़कर गया था तो उसने कमरे का जायजा लिया था। उसे पता था कि उसके कपड़े कहाँ हैं और बाकी चीज़ कहाँ किस तरीके से रखी हुई हैं। वह दूसरी ओर बढ़ी और अपने लिए एक नाइट ड्रेस निकाल कर वापस वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो चेंज करके आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। नूर हल्के हाथों से अपने सर को दबा रही थी और इसी बीच उसकी नज़र सामने टेबल क्लॉक पर गई। रात के 2:30 बज चुके थे। उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो खुद से बोली, ये समय इतनी जल्दी कैसे निकल गया? 2:30 बजने को आए हैं और वो आया भी नहीं अभी तक। अचानक से नूर के दिमाग में विलेन का ख्याल आया। रात के 2:30 बजने को आए थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंचा। नूर के चेहरे पर अचानक जैसे फिक्र नज़र आने लगी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो इस बारे में पूछे किससे। उसने तो शीश महल में सिवाय सारांश के किसी और को देखा तक नहीं था और नीचे जब भी गई थी उस वक्त भी बस पूरे शीश महल में एक मेड नज़र आई थी जो शायद अब तक वहाँ से चली गई होंगी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो सोफे पर बैठी दरवाजे की ओर नज़रें किए रही और ना जाने इसी बीच उसे कब नींद आ गई। उधर सूरत की सुनसान सड़कों पर विलेन की कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। स्पीड इतनी थी कि जरा सी भी चूक और वो कार मौत को गले लगा लेती। ड्राइविंग सीट पर बैठे विलेन की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर काफ़ी तेज कसी हुई थी। उसकी फिंगर टिप इतनी तेज दबाव की वजह से सफ़ेद पड़ चुकी थी। चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल थे। गुस्सा उसके अंदर किस हद तक भरा था ये उसे देखकर ही पता चल रहा था। उसके जहन में बस नूर थी, नूर का चेहरा,
नूर की हंसी, नूर के आंसू, नूर का दर्द, नूर का आसपास होना, नूर के छूने के वो एहसास। उसके जहन में सिर्फ नूर का कब्जा था। विलन के दिल में एक अलग सी खलबली मची थी। कार के बैक सीट पर शराब की कई खाली बोतल थी। विलन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बुदबुदाया, बहुत बहुत गलत हो रहा है, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही जाल में खुद फंसता जा रहा हूँ। मेरे मकसद के रास्ते में बर्बादी ज़रूर है, लेकिन वो मेरे नाम की नहीं। मैं खुद को यूं बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे सब सही करना होगा। उसकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छाने लगा। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही हाथ लड़खड़ाए और स्टीयरिंग व्हील पूरी गोल घूम गई। दूसरे पल वो कार एक बड़े पेड़ से टकराई और बोनट से धुआं निकलने लगा। शायद कुछ ही देर में कार ब्लास्ट भी हो जाती, पर विलेन को किसी चीज़ का होश नहीं था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अगली सुबह शीश महल। नूर के कमरे का दरवाज़ा खुला, पर सोफे पर सोई नूर की आंखें नहीं खुली। दरवाजे पर पूर्वी खड़ी थी, जो सुबह ही हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी। वो रात भर वही थी, इस वजह से उसे थोड़े आराम की ज़रूरत थी और सारांश का वहाँ होने के कारण वो फिक्रमंद होकर वापस शीश महल आ गई। पूर्वी हैरान से नूर के चेहरे को देख रही थी और फिर उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, सुबह के 10 बज गए हैं, पर ये अब तक उठी नहीं। ऊपर से विलन का भी कुछ अता पता नहीं। विलन ने नूर के पास आने से मना किया है, लेकिन उसने कल से कुछ खाया नहीं। वो नूर के पास खड़ी उसके चेहरे को देखते हुए छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, ज़्यादा से ज़्यादा विलन गुस्सा ही होगा, पर कम से कम उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी ना। पूर्वी झुकी और उसने नूर को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए धीमे से कहा, नूर उठो, सुबह हो चुकी है और कितना सोना है तुम। बोलते बोलते अचानक से रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी और फिक्र के मिले जुले भाव थे। वो झुककर नूर के पास बैठी और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, नूर नूर तुम ठीक तो हो? तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा है। नूर तुम्हें बुखार है। नूर आंखें खोलो, होश में आओ नूर। पूर्वी नूर की हालत देखकर काफ़ी घबरा गई थी। नूर को काफ़ी तेज बुखार था और शायद वो बेहोश हो चुकी थी। पूर्वी ने जल्दी से मेड को बुलाया और उसकी मदद से नूर को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उठाया, क्योंकि वो ठंड से बहुत काँप रही थी। पूर्वी ने एसी बंद किया और जल्दी डॉक्टर को कॉल लगाया। इस बीच वो नूर के हाथ पैर को रगड़ रही थी, साथ ही उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और उन्होंने नूर का चेकअप किया। चेकअप के बाद वो पूर्वी को देख बोली, ठंड की वजह से बुखार लगा है इन्हें। शायद कुछ ज़्यादा ठंडा खाया, फिर किसी ठंडी जगह पर ज़्यादा देर रही हैं। घबराने की बात नहीं है, पर ज़्यादा स्ट्रेस और ख़ुद का ख्याल न रखने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई है। एक इंजेक्शन मैंने लगा दी है और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो इन्हें दे दीजिएगा। साथ ही खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। पूर्वी की नज़रें नूर पर ही थी। नूर का चेहरा मुरझाया लग रहा था। पूर्वी ने सर हाँ में हिलाया और वो डॉक्टर एक पर्ची देकर मेड के साथ वहाँ से चली गई। पूर्वी अभी भी नूर को ही देख रही थी और वो खुद से ही बोली, पता नहीं विलन कहाँ रह गया है। कल से कॉल भी नहीं उठा रहा। अगर उसे पता चला कि नूर की ऐसी हालत है तो वो ना जाने क्या करेगा। उसकी हरकतें जैसी है उस हिसाब से नूर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ना जाने क्या खास है ऐसा नूर में जो वो इस कदर उसके पीछे पागल है। सिर्फ खूबसूरती तो विलन को नहीं भटका सकती। पूर्वी अपने ही सोच में खो गई सी। यूं ही समय बीत गया। रात हो चुकी थी। चेकअप के कुछ देर बाद नूर को होश आया था। वो खा पी कर वापस अपने कमरे में ही थी। नूर जहन में कई बार विलन का ख्याल आया था। कई बार कमरे में पूर्वी आई तो उसे लगा जैसे विलन आया है, क्योंकि हर बार तो उसे दरवाजे पर विलन का चेहरा देखने की आदत सी हो गई थी। मगर विलन को ना देख उसे अभी भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कल परसों से जो भी हुआ था वो सोचकर वो पहले ही परेशान थी। ऊपर से विलन का ना मिलना उसे और परेशान कर रहा था। नूर दरवाजे पर से नज़रें फेर मायूसी से बोली, उसने तो रात में कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो वो पूरी रात पूरे दिन घर नहीं आया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? पर उसने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं नहीं, मैं भी ये क्या सोच रही हूँ।
उसे बस लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करनी आती हैं, खुद वो बर्बादी के रास्ते पे थोड़ी ना जाएगा। और ना जाने ऐसी कई बातें वो खुद से करती रही। कुछ घंटे और बीत चुके थे। उसे खाना खा लिया था और सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद आई ही नहीं। उसने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, तभी दरवाज़ा खुला। उसे लगा शायद दोबारा पूर्वी उसका हाल चाल लेने आई होंगी, पर तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई जो काफ़ी धीमी सी थी, पर नूर को सुनाई दे गई। कोहिनूर। नूर ने झट से अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। शामिल नहीं होना चाहोगी तो कैद जरूर हो जाओगी कोहिनूर, मगर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इस विलेन की लकीरों में लिखी जा चुकी हो। ना लकीरें मिटेंगी, ना मेरा जुनून तुम्हारे लिए कभी ख़त्म होगा। सूरत शीश महल। रात का वक्त। वो आवाज़ सुनते ही नूर ने झट से आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। सामने खड़े विलेन को देख उसकी आंखें बस उस ओर जम ही गई। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। सामने दरवाजे पर विलन खड़ा था, जिसकी आंखों के कोरे सुर्ख लाल थे। वो अपनी डार्क आइज से नूर को ही देख रहा था, पर उसकी हालत ऐसी थी कि नूर बस आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। विलन ने एक वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो लगभग खून से सनी थी। कई जगह से कटी फटी वो शर्ट जख्म साफ दिख रहे थे और उससे खून अभी भी रिस रहा था। उसके एक हाथ में बंदूक थी, दूसरे हाथ में शराब की बोतल जो उसके बगल में खड़े सारांश के कंधे पर टिकी हुई थी। माथे पर भी चोट थी, लेकिन वहाँ से बहता खून सूख चुका था। जिस्मों पर लगा चोट शायद ताज़ा था, इस वजह से खून अभी भी बह रहा था। उसकी हालत काफ़ी खराब थी, लेकिन चेहरे पर कोई दर्द नज़र नहीं आ रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थी। विलेन की आंखों में नूर के लिए जुनून था, तो वही नूर की आंखों में डर की लकीरें नज़र आ रही थी। वो तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई, पर विलेन के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ना जाने क्यों विलेन को यूँ देख डर से उसका पूरा शरीर काँप रहा था। पता नहीं क्यों, पर नूर की अब तक की जो हरकतें थीं वो किसी पागलपन से कम नहीं थी। पहले तो किसी अनजाने मकसद के चलते विलेन के पास चली आईं। उसकी सारी जानकारियाँ ज़रूर निकाल ली, लेकिन उन्हें अपने जहन में बिठा नहीं पाई। वो हल्के से खून के धब्बे से डर जाने वाली लड़की, लेकिन जानते हुए भी मकसद में उसे इस खून खराबे की नदियाँ देखनी पड़ेगी। वो विलन के पास चली आई। आगे ना जाने वो किस तरह से कदम उठाएगी, खुद विलन के जाल में फंस जाएगी या एक नया जाल बुन अपने मकसद को बचाएंगी। नूर को इस तरह कांपता देख विलन ने सारांश से दूरी बनाई और उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वो दूसरी कदम के साथ लड़खड़ा गया। विलन ने उसे संभालने की कोशिश की, पर विलन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और उसे जाने का इशारा किया। सारांश आंखें फाड़े हैरानी से बोला, भाई आर यू सीरियस? आपने अपनी हालत देखी है? मैं आपको ऐसे छोड़कर। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विलन उसे दोबारा रोककर, जस्ट गेट लॉस्ट। उसकी आवाज़ काफ़ी दर्द थी। सारांश कुछ न कर सका और दरवाज़ा बंद कर वहाँ से चला गया। नूर की नज़रें अभी भी विलन पर थी। विलन भी उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ा। नूर को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी। उसने गन को बेड पर फेंका। नूर की नज़रें उस ओर शिफ्ट हुई और अगले ही पल विलन के पास पहुंचकर उसे अपनी ओर खींचते हुए नूर के हाथ उसके सीने पर आगे, और वो हैरानी से विलन की आंखों में देखने लगी। एक अलग ही सुरूर नज़र आ रहा था विलन की आंखों में। देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। नूर विलन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर विलन की पकड़ उसकी कमर पर कसती हुई थी। वो नूर के चेहरे पर झुकता हुआ मधोसी से बोला, तुम सिर्फ मेरी हो कोहिनूर, सिर्फ मेरी, है ना कोहिनूर? नूर पहले ही डरी हुई थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने विलन को दूर करने की कोशिश करते हुए चिढ़कर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? एक तो पहले ही नशे में हो, ऊपर से कुछ भी बके जा रहे हो। दूर हटो मुझसे। विलन की आंखें अचानक दर्द से सर्द हो गईं। उसकी पकड़ उसकी कमर पर कस गई। नाखून तक नूर की कमर में धंसने लगी। वो नूर को घूरता हुआ दांत पीसकर बोला, क्या कहा तुमने कोहिनूर? मैं बकवास कर रहा हूँ? तो सुबह जो
तुमने कहा था वो क्या था? यू सेड यू विल बी माइन। नूर गुस्से से विलन को खुद से दूर धकेला और चिल्लाई, हाँ कहा था कि हाँ हो जाऊंगी तुम्हारी, लेकिन अपनी हालत देखी है तुमने। ये खून खराबा, जख्म, दर्द, शराब, सिगरेट, गोली, बंदूक, तुम्हारे साथ रहकर ज़िंदगी भर यही देखना पड़ेगा। क्या यही ज़िंदगी दोगे तुम मुझे? कोहिनूर कहते हो, मगर ये ज़िंदगी है वो मौत से भी बदतर होगी मेरे लिए। विलन की आंखें अचानक से शांत हो गईं, चेहरे पर वापस वो मुस्कान लौट आई और वो नूर की ओर कदम बढ़ाकर बोला, मैं ऐसा ही हूँ कोहिनूर, और मेरी दुनिया भी हमेशा ऐसे ही रहेगी, और इस दुनिया में शामिल होगी तुम। नूर ने तुरंत सरनामे हिलाकर अपने कदम वापस लिए, मगर विलेन उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला, शामिल भी नहीं होना चाहोगी तो कैद जरूर हो जाओगी कोहिनूर, मगर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इस विलेन की लकीरों में लिखी जा चुकी हो। ना लकीरें मिटेंगी, ना मेरा जुनून तुम्हारे लिए कभी खत्म होगा। विलेन ने एक बार फिर से हाथ बढ़ाकर नूर को अपने करीब खींचा। नूर की आंखों में नमी आ गई। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, पर मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। विलेन ने अब उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने अपना चेहरा नूर की गर्दन में छिपा लिया। नूर को विलेन की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। आंखों से आंसू बहकर चेहरे पर आ चुके थे। वो दोबारा धीमी आवाज़ में बोली, एक फैसले के कारण तुम बर्बादी को मेरे गले नहीं लगा सकते। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। विलेन 2 पल रुक उसके कान के पास धीमी आवाज़ में गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, मकसद के रास्ते में बर्बादी के फूल ही खिलते हैं कोहिनूर। जहाँ अगर तुम्हें खुशियाँ, मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो मकसद छोड़ना होगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नूर की आंखों से बहते आंसू और तेज हो गए हैं। विलेन की पकड़ से छूटने की उसने कोशिश भी बंद कर दी। विलेन दोबारा बोला, और तुम्हें किसने कहा मुझे ये ज़िंदगी पसंद है? मैं खुद ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ थी, मुस्कुराहटें थीं, लेकिन सब बदल गया कोहिनूर। वक्त बदल गया, मैं बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरे मकसद बदला, सब कुछ बदल गया। ये बदलाव बहुत बुरा था कोहिनूर, मगर इसने मुझे बदल ही दिया, और अब इस बदलाव के साथ भी खुश हूँ मैं। विलेन के कदम लड़खड़ाने लगे। एक तो वो जख्मी था, ऊपर से नशे में था। उसका सारा भार लगभग नूर पर ही था, और नूर ने उसे अब तक संभाल भी रखा था, मगर इस बार वो लड़खड़ाया तो नूर खुद भी संभल नहीं पाई, और वो पीछे बेड पर गिरी। उसके बगल में विलेन भी बेड पर गिरा। नूर संभाल पाती उससे पहले ही विलेन ने उसे कसकर गले लगा लिया और वापस उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। पकड़ कसी थी, इस वजह से नूर ने दोबारा हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी पकड़ से छूट पाना नामुमकिन सा ही था। नूर ने बेकार की कोशिश नहीं की। विलेन उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बेहद धीमी आवाज़ में बोला, जो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं उसमें भी मुझे दर्द होता है कोहिनूर। मुझे वो पुरानी खुशियाँ वापस चाहिए, वो मुस्कान, वो ज़िंदगी जिसे जिया जाता है, ना कि बस पल पल गिन कर काटा जाए। मुझे ज़िंदगी जीनी है कोहिनूर, खुशियों के साथ, तुम्हारे साथ। बहुत गलत चीज़ें की है मैंने, मगर अब सिर्फ शांति चाहिए, खुशियाँ चाहिए, और उन सब के साथ तुम मुझे चाहिए कोहिनूर। विलेन की आवाज़ काफ़ी धीमी हो चुकी थी। नूर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, आंखों में नमी बरकरार थी। वो काफ़ी देर यूं ही बेड पर पीठ के बल लेटी रही। विलेन का एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा उसकी गर्दन के पीछे। थोड़ी ही देर में विलेन की गहराई हुई सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस होने लगी। वो समझ चुकी थी विलेन सो गया है, मगर नूर ने भी हिलने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग में विलेन की कई बातें घूम रही थी। ये क्या हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या सोचकर यहाँ आई थी, और अब ना जाने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा था। एक अजीब सी उलझन में उलझ गई थी नूर। अगली सुबह नूर विलेन के जगाने से पहले ही उठ गई। विलेन नशे में सोया था, इस वजह से उसे उठने में भी समय लगने वाला था। नूर जल्दी से फ्रेश हो गई और वापस आकर उसने विलेन की उस खून से रंगी शर्ट को अपने जिस्म से हटाया और उसके जख्मों को साफ कर पट्टी बांध दी।
कल उसे नींद आ गई थी, इस वजह से इन जख्मों पर ध्यान नहीं गया। ना जाने क्यों पर विलन को इस तरह देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बेड शीट भी चेंज किया और विलन को आराम से बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और जल्दबाजी से कमरे से बाहर निकली। वो बेधड़क अवनी के कमरे में घुसी, लेकिन कुछ सोच पाती या बोल पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। किसी को भी हाथ लगाने से पहले वो क्या चीज़ है, किसकी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें मिस अवनी, वरना हाल यूं ही होता है। कभी हाथ चलते हैं, कभी दिल, तो कभी पूरा जिस्म भी आग की भट्टी में हो सकता है। बोल वो नूर का हाथ पकड़ उसे वहाँ से लेकर निकल गया। सूरत, शीश महल। नूर जैसे ही अवनी के कमरे में आई, एक थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा। वो तो वक्त रहते नूर पीछे हटी, वरना वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ दिन तक नूर बोलने की हालत में भी ना रहती। नूर चेहरे पर हाथ रख के हैरानी से सामने खड़े गुस्से से उबलती अवनी को देख रही थी। अवनी इतने गुस्से में क्यों है, नूर को समझ नहीं आया। नूर कुछ समझ पाती उससे पहले ही अवनी के पास में रखा वाश उठाया और उसकी ओर दौड़ी। नूर की आंखें हैरत में बड़ी हो गई। क्या अवनी उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी? वो झट से पीछे की ओर बेड पर चढ़ी और अवनी को देखते हुए हकलाकर बोली, अवनी तू पागल हो गई है क्या? सर फूट जाएगा इससे मेरा। अवनी अभी उसके पीछे बेड पर चढ़ी और गुस्से से बोली, सर क्या फूटेगा, बकायदा जान लेनी है मुझे तेरी। नूर पीछे की ओर बढ़ने लगी और अगले पल अवनी ने वो बाँस नूर के सर की ओर फेंका। नूर झट से झुकी तो वास जाकर खिड़की से टकराकर टूटा, वरना वह सीधे उसके सर पर ही लगता। बिना पल गवाए नूर ने आगे बढ़कर अवनी के हाथ को जकड़ा और उसे जबरदस्ती बिठाते हुए बोली, अरे पर हुआ क्या है, पूरी बात तो बताओ, सच में जान लोगे क्या? अवनी उससे हाथ छुड़ा गुस्से से दांत पीसकर बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे पता ही नहीं हुआ है क्या? नूर ने मासूमियत से सर ना में हिलाया तो अवनी दोबारा गुस्से से बोली, तू विलन के पास क्यों आई थी? नूर को कुछ समझ नहीं आया, पर अवनी के आंख दिखाने पर धीमी आवाज में बोली, अपना मकसद पूरा करने। अवनी ये सुनते ही दोबारा बोल पड़ी, और किस तरीके से तू अपना मकसद पूरा करने वाली थी? नूर 2 पल रुकी और नज़रें झुकाए ही बोली, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर उस बेशकीमती चीज़ को हासिल करना था। अवनी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, और तू क्या कर रही है यहाँ? चुपचाप उसकी बातें मान रही हैं, जो कह रहा है वो कर रही हैं, अपना मकसद तो तू जैसे भूल ही गई है नूर। अवनी की बातों में एक तंज था जो नूर साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों में नमी छा गई, वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच अब एक अजीब सी शांति थी। तभी कुछ सोच अवनी अचानक से बोली, 1 मिनट, हम जो करना चाह रहे थे वो तो हो रहा ही है ना नूर? नूर ने तुरंत नज़र उठाकर अवनी को देखा। उसे समझ नहीं आया, अवनी की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी। उसने नूर के हाथ को अपने हाथों के बीच थामा और खुशी से चहकते हुए बोली, हमारा प्लान था कि तू विलन को अपने झांसे में फंसाकर उसके करीब रहोगी, ताकि उस चीज़ के बारे में विलन से पता कर सकें, क्योंकि उस चीज़ के बारे में ज़रूर विलन के अलावा ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, तो सारी चीज़ें तुझे विलन ही बताएगा। नूर सर हिलाकर असमंजस से बोली, हाँ पर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अवनी खुशी से चहकते हुए दोबारा बोली, हमें विलन को तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंसाना था, लेकिन ये इंसान तो पहले ही तेरे प्यार में पागल हो चुका है। उसकी आंखों में बहुत जुनून देखा था मैंने, वो तुझे खुद से दूर बिल्कुल नहीं जाने देगा, जैसे तू उसके लिए सारी दुनिया जहान है। तुमने इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया नूर? नूर को भी इस बारे में पता था, पर यह कोई खुशी की बात नहीं थी उसके लिए। उसके चेहरे पर परेशानी झलक आई और वो बोली, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है अवनी। तूने जो जुनून देखा था वो हमारे लिए कोई मदद नहीं हो सकती, बल्कि वो खतरा है मुझ पर। वो इंसान पागल है और अपने पागलपन में वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मुझे, तुझे, हमारे मकसद को, इस मकसद से जुड़े हर इंसान को, उसे अगर इस मकसद की जरा भी भनक लगी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसने सुबह ही कहा था कि या तो मैं अपने मकसद को चूज करूं या उसे। मैंने थक हार कर उसे चूज किया।
तो अब कुछ भी सही होने का ऑप्शन कहाँ है। अवनी नूर के सर पर हल्के हाथ से मारी और बोली, हमें जैसा चाहिए था वो सब वैसा ही है नूर, बस पहले तुझे थोड़ी मेहनत करनी थी, लेकिन विलेन ने वो सारा काम कर दिया। बस तुझे करना ये है कि उसके प्यार को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना है, तुझे खुद को उसके सामने पेश करना है, अपने प्यार का दिखावा करना है और फिर मौका पाते ही विलेन से उस जगह का पता पूछना है ताकि वो चीज़ हमें जल्द से जल्द मिल सके। नूर के चेहरे पर हल्की राहत थी मगर ज़्यादा परेशानी भी थी। असल में वो सारी चीज़ हो रही थी जो नूर और अवनी पहले ही प्लान करके रखा था, मगर इन सब में भी नूर के दिल में एक अजीब सी खलबली मची थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा। उसने कुछ नहीं कहा। अवनी उसके हाथ पर दबाव बनाते हुए उसके आंखों में देख बोली, बोल ना नूर, तू मेरे भाई के लिए ये करेगी ना, तू करेगी ना नूर। नूर उसकी आंखों में देखती रही, कुछ जवाब ना दे सकी। अपनी आशा भरी नज़रों से उसकी आंखों में देख हाथ पर थोड़ा और दबाव बनाकर बोली, प्लीज़ नूर, बोल दे कि तू अपने पति बाबू के लिए ये करने को तैयार है। तूने कहा था तो उन्हें बचाएगी। नूर अभी भी कुछ नहीं बोल पाई तो अवनी अब गुस्से से बोली, नूर, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? तूने अपना मन बदल लिया क्या? क्या अपने सारे हक भी तूने उस विलन के नाम कर दिए? नूर ने झट से अपना सरनामे हिलाया और आंखों में उसे देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पति बाबू का सिर्फ हक है मुझ पर। तू ऐसा क्यों? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एक आवाज़ गूंजी, किसकी हकों की बात हो रही है कोहिनूर? नूर की आंखें हैरत में बड़ी हो गई और कुछ यही हाल अवनी का भी था। दरवाजे पर खड़ा विलन, जिसने अपने हाथ में कॉफ़ी का मग ले रखा था और बड़े शांत से कॉफ़ी की सिप ले रहा था, उसे देख नूर और अवनी अंदर तक डर चुके थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उसने उन लोगों की बात तो नहीं सुन ली। अपनी घबराहट में उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि विलेन ने सवाल किया है। वो तुरंत उठकर बैठ खड़ी हुई। विलेन अंदर आते हुए बोला, कहो कोहिनूर, क्या बात कर रही थी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से? नूर उसे देखते हुए हकलाकर बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। विलेन की इंटेंस नज़रें खुद पर महसूस कर वो कुछ आगे बोल नहीं पाई। वही विलेन अपनी लाल होती नज़रों से नूर के चेहरे को देख रहा था। उन दोनों का ध्यान ही नहीं गया कि अवनी ने थप्पड़ से नूर की गोरी स्किन पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे, जिसे देख विलेन की आंखें लाल हो गई थी। वही नूर, जिसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था, वो तुरंत विलेन की ओर आई और उसका हाथ पकड़कर उसके पास खड़ी हो गई। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे तुम कैसे हो? तुम्हारे जख्म तो ठीक हैं, और पट्टी, तुमने पट्टी क्यों उतार दी? नूर बात पलटते हुए विलेन को देख बोली, पर विलेन की गुस्से बड़ी नज़रें अवनी पर शिफ्ट हो चुकी थी। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विलेन उसे क्यों गुस्से से देख रहा है। नूर ने दोबारा बात पलटते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम कमरे में चलकर बात करते हैं, वहीं मैं तुम्हारी दोबारा पट्टी भी कर दूंगी। बोल नूर ने विलेन का हाथ पकड़े दरवाजे की ओर बढ़ी, मगर विलेन वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। नूर ने पीछे मुड़कर विलेन को हैरानी से देखा तो विलेन मासूम सा चेहरा बनाकर कॉफ़ी मग की तरफ देखकर बोला, इसे कहाँ रखूँ मैं? अवनी जो चाहती थी कि विलेन और नूर तुरंत कमरे से चले जाएं, क्योंकि विलेन के वहाँ होने पर उसे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो तुरंत कॉफ़ी मग की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, लाओ इसे मैं किचन में रख दूँगी। बोल उसने हाथ से मग को उठाया कि अगले ही पल दर्द से चीख दी। वो मग नीचे ज़मीन पर गिरा। नूर तुरंत अवनी की ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ अवनी, तुम ठीक तो हो? कॉफ़ी कैसे गिरा ली तुमने खुद पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हैरानी से विलन को देख रही थी, जिसने अभी मग से सारी गर्म कॉफ़ी उसके हाथ पर उड़ेल दी थी, जिस पर नूर का ध्यान नहीं गया। पर क्यों इस बात का जवाब भी नहीं था। अवनी के पास विलन के आगे बढ़कर नूर का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ नूर को देख बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, वो फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लगा लेगी। नूर हैरान थी, मगर विलन उसे नज़रअंदाज कर अवनी को देखते हुए गहरी और सर्द आवाज़ में बोला, किसी को भी हाथ लगाने से पहले वो चीज़ क्या है, किसकी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें मिस अवनी।
वरना हाल यूं ही होता है, कभी हाथ जलते हैं, कभी दिल, तो कभी पूरा जिस्म भी आग की भट्टी में हो सकता है। बोल वो नूर का हाथ पकड़ वहाँ से निकल गया। नूर वहाँ रुकना चाहती थी मगर विलेन की पकड़ उसके हाथों में काफ़ी तेज थी। वहीं अपनी डर से काँप रही थी। विलेन के कहने का साफ मतलब था कि उसने नूर को हाथ लगाने की सज़ा अवनी के हाथों को जलाकर दी थी। तुम्हारी शुरुआत, तुम्हारा अंत सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत मैं हूँ। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा दर्द सिर्फ मैं हूँ। धड़कन हो या सांस, चेहरे पर मुस्कान हो या आंखों में आंसू, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। समझी कोहिनूर, या मुझे तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा? सूरत सी स्मेल। नूर विलन के साथ कमरे में आई और उसे सोफे पर बिठाकर खुद ड्रॉअर से फर्स्ट एंड बॉक्स लाई और उसके पास बैठ गई। उसका सारा ध्यान विलन की बाहों के जख्म पर था। वो काफ़ी गहरा कट था। उस जख्म की पट्टी करते वक्त नूर का दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। वहीं विलेन के जहन में वो पल घूम रहा था जब उस एक्सीडेंट के बाद वो उसे होश आया था। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, हेडलाइट भी टूट चुकी थी और गाड़ी का तो पूछो ही मत। विलेन खुद जख्मी था। वो संभालता उससे पहले ही किसी का हाथ उसके कंधे पर आया। कोहिनूर, यही सब उसके मुंह से निकला, पर दूसरे पल होश आते ही उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसकी कोहिनूर नहीं। उसने धुंधली नज़रों से उसे देखा। एक आदमी के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। गैंगस्टर था विलन। समझते देर नहीं लगी कि ये लोग उसकी जान लेने आए हैं। अब मौत के सौदागर को कोई फूल देने तो आएगा नहीं, और दुश्मनों की कमी थोड़ी थी विलन को। पर वो इस हालत में नहीं था कि कुछ कर पाता, और उसी का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने विलन को कार से खींचा और बेरहमी से घसीटते हुए उस पास के जंगल में ले जाने लगे। वो करीब 8 से 10 लोग थे। विलेन की धुंधली नज़रें आसपास घूम रही थीं। वो आसपास बचाव के लिए कुछ ढूंढ रहा था, पर इधर जंगल में उसे क्या ही मिलता। वो सभी हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर विलेन कुछ भी सुन पाने की हालत में नहीं था। उसे बस अपनी जान की पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ, कमर से फिसलता हुआ कुछ पीछे ज़मीन की ओर गया। वो लोग विलेन को घसीटकर आगे लिए जा रहे थे। वो चीज़ विलेन के पैर के पास आई तो विलेन उसे पाँव के बीच जकड़ लिया। ये उसकी गन थी जो हमेशा उसके पास रखता था, पर वो उसे इस्तेमाल कैसे करता? दोनों हाथ तो उन लोगों ने जकड़ रखे थे। उसने कोशिश की और पाँव मोड़कर गन को अपने पेंट में रखा और एड़ी पर पैर के सूज खोल दूसरी ओर फेंका। आवाज़ सुन वो लोग रुके। पकड़ ढीली हुई, बस विलेन के मौत का तांडव शुरू हुआ। वो लोग भी चौकन्ने होकर वार करते, पर तब तक विलेन ने तो काम तमाम कर दिया उन लोगों का। हाँ, जख्म लगे जिस्म पर, लेकिन वो मरा तो नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उस अंधेरे में भी ना चाहते हुए उसे नूर का चेहरा दिख रहा था। पहली मुलाकात में नूर का वो मुस्कुराता चेहरा। विलेन धम से ज़मीन पर गिरा। सुबह से शाम हो गई। विलेन की कार को ट्रैक कर सारांश वहाँ आया, पर विलेन होश में आते ही घर जाने की जिद करने लगा। जख्मों से खून रिस रहा था। हॉस्पिटल जाना ज़रूरी था, पर वो किसी की मानता कहाँ। ऊपर से और ड्रिंक कर रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आ रहा। विलेन की नज़रें एक बार फिर नूर पर ही टिकी थी। नूर ने पट्टी की और वहाँ से उठी तो विलेन ने कलाई पकड़कर वापस पीछे खींचा। नूर सीधे उसके पास सोफे पर गिरी और हैरानी से विलेन को देखने लगी। वो नूर को देख सर्द और सवालिया लहजे में बोला, क्यों कर रही हो ये सब कोहिनूर? तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होने लगी? नूर हैरत में थी, समझ नहीं आया क्या जवाब दे। विलेन उसे लगभग से घूर ही रहा था। जवाब का इंतजार भी था। नूर के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। सारी हिचकिचाहट जैसे दूर हो गई थी। वो विलेन के करीब होकर प्यार से बोली, कल ही अपनी जिद पूरी की, मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर किया, मुझ पर सिर्फ अपना हक साबित किया। अब और पूछते हो कि क्यों कर रही हूँ? तुम्हारी ही हूँ। अब तो फिक्र तो होगी ना, कैसे जख्म मिले, इसका जवाब तो दोगे ही। कम से कम फिक्र जताने का हक तो दो। वो 2 पल रुक दोबारा मुस्कुराकर बोली, या फिर हक लेने का हक भी सिर्फ तुम्हारे पास है। विलेन दूसरी ओर चेहरा कर हंस दिया। इस हंसी में उसका अविश्वास साफ झलक रहा था। अगले पल उसने नूर के बालों को
मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा पीछे झुकाकर खुद उस पर झुककर सर्द आवाज़ में बोला, पागल बना रही हो मुझे कोहिनूर। उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी डार्क थे। नूर के चेहरे की मुस्कान बरकरार थी। वो दिलकशी से बोली, जो पहले ही मेरे प्यार में पागल है उसे और क्या पागल बनाकर जान थोड़े ही लेनी है। सोचा तुम्हें प्यार है तो अपनी तरफ से भी एक मौका दूँ। ये मौके बार बार तो नहीं मिलेंगे और ना प्यार में पागल आदमी मिलेगा मुझे, तो बाहर में जाए मकसद। और बोलते हुए उसने अचानक सिसकी भरी। विलेन उसके बाल और पर दबाव बनाते हुए सर्द आंखों से उसके चेहरे को देख उसके चेहरे को छूता हुआ बोला, अगर तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम्हें किसी ने छुआ क्यों? और ऐसा कि निशान पर गए। नूर की आंखों में हैरानी थी। तो क्या उस थप्पड़ के निशान नूर के चेहरे पर रह गए थे? उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था। वो हकलाते हुए बोली, ये वो कुछ खास नहीं, हम मजाक कर रहे थे और उसी में अवनी के हाथ से लग गया, पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोस्त है मेरी, इतना तो। एक बार फिर वो चुप हुई और विलेन उसे कमर से थामे अपने बिल्कुल करीब कर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो कोहिनूर, मेरे अलावा किसी और से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी शुरुआत और तुम्हारा अंत सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत मैं हूँ। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा दर्द सिर्फ मैं हूँ। धड़कन हो या सांस, चेहरे पर मुस्कान हो या आंखों में आंसू, सबकी वजह सिर्फ मैं हूँ। समझी कोहिनूर? या मुझे तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा? नूर ने झट से नामे सर हिलाया तो विलेन की आंखें सर्द हो गईं। नूर ने आंखें मींच ली और सर हाँ में हिलाकर बोली, समझ गई, छोड़ो भी, दर्द हो रहा है मुझे। विलेन मुस्कुरा दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन को इग्नोर करना चाहा पर कॉल विधाता का था। उसने नूर को छोड़ा और फ़ोन कान से लगाया, पर नज़र नूर पर ही जमी थी। उसने कुछ बात की और फिर सोफे से खड़ा हो सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, ठीक है आप रुकिए, मैं आता हूँ। नूर भी चौकन्ने नज़रों से विलन की ओर देखने लगी, पर जैसे ही विलन की नज़रें उस पर आईं वो नॉर्मल हो गई। विलन ने नूर को खड़ा किया और उसके माथे पर होठ टिका। फुसफुसाकर बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, कमरे से बाहर मत जाना, खाना यहीं आ जाएगा और किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूँ। नूर उसे दूर नहीं किया और वैसे ही आंखें बंद किए बोली, वो सब ठीक है, पर इस बार प्लीज़ सही सलामत आना। तुम्हें इस तरह देख अच्छा नहीं लगता। ये बात शायद उसके दिल से निकली थी, पर इस बात का उसका ध्यान नहीं गया। विलेन ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा और एक आखिरी बार नज़र भर उसने नूर को देखा। अपने कदम दरवाजे से बाहर निकाल दिए। विलेन के कमरे से जाते ही नूर का सीना जैसे धक से रह गया। क्या हो रहा था उसे? विलेन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर झटका और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये सब चीज़ छोड़ नूर, इन चीज़ों पर तुझे ध्यान तब देना है जब विलेन इस शीश महल में हो और तुझे उसे अपनी बातों में उलझाना हो, पर फिलहाल वो यहाँ नहीं है और इससे बढ़िया मौका इस शीश महल को तराशने का तुझे नहीं मिलेगा। बस बेशकीमती चीज़ को ढूंढने के लिए शुरुआत तुझे यहीं से करनी होगी, और ये इंसान इतनी जल्दी से आने से रहा तो पहले वही काम कर लेते हैं। खाना पीना और ऐशो आराम बाद में भी किए जा सकते हैं। वो तुरंत कमरे से बाहर निकली और शीश महल का कोना कोना छानने लगी। अपनी का कमरा और किचन देखने के चक्कर में उसने शीश महल का कुछ हिस्सा तो देख लिया था, इसलिए उन हिस्सों को छोड़ वो बाकी कमरे को चेक करने लगी। विलेन की आदेश की वजह से शीश महल में बाहर लोग ज़्यादा घूम नहीं रहे थे और नूर को काफ़ी अच्छा मौका भी मिल गया था सारी चीज़ें ढूंढने का। उसने हर कमरे को अपनी तेज़ तरार नज़रों से तराशा, मगर किसी भी कमरे में उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि उसे जो चीज़ चाहिए वो वहाँ मिलेगी। लगभग से कुछ घंटे में उसने आधा से ज़्यादा शीश महल छान मार लिया। तभी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिधर उस दिन काफ़ी अंधेरा सा नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुद से बोली, ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ से बड़ा जुड़ा कुछ यही है। पूरा शीश महल बेकार का क्यों छान मारूं, एक बार यहाँ चेक कर लेती हूँ। वो उस ओर बढ़ी। एक आवाज़ उसके आंखों से हैरत छलकने लगी। धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़ी। पूर्वी खड़ी आंखों में सीरियसनेस साफ नज़र आ रही थी। वो सर्द आवाज़ में बोली, नूर, तुम्हें विलन के कमरे में रहने को कहा था तो तुम शीश महल के इस हिस्से में क्या कर रही हो, जबकि इस हिस्से में आना सबका मना है।
तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? नूर की डर से हालत खराब हो गई थी, कहीं पूर्वी को उस पर शक तो नहीं हो गया। उधर सूरत के पुलिस स्टेशन का वही अंधेरा कमरा जहां आज हल्की रोशनी झलक रही थी, उस रोशनी में छोटी सी बेड पर बैठा निष्कर्ष काफ़ी साफ दिख रहा था। उम्र यही करीब 25-26 होंगी, काली गहरी आंखें, मगर चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। तभी एक आदमी उसके इंतजार को खत्म करता हुआ आया। उसे देख निष्कर्ष सवालिया लहजे में बोला, मिस्टर शर्मा, आपको जो काम कहा था हुआ या नहीं? क्या मेरे बेल के पेपर्स रेडी हुए? मुझे यहाँ से निकलने में और कितने समय लगेगा? मिस्टर शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की रही होगी, वो चेहरा झुकाए बोले, माफ़ करें निष्कर्ष बाबा, लेकिन लीगल अरेस्ट होने के बावजूद लोगों ने बेल के पेपर्स तक नहीं बनने दिए। निष्कर्ष के चेहरे पर जो शांति नज़र आ रही थी वो अचानक गुस्से में बदल गई। उसने पास में रखे मटके को उठाकर ज़मीन पर पटका और गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, आप सबसे एक काम नहीं होता। इतने पैसे दिए हैं आप लोगों को, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरी बेल नहीं हुई। मेरी बीबी कहाँ है, इसकी आप लोगों को खबर तक नहीं। निष्कर्ष काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। उसने मुड़कर मिस्टर शर्मा को देखा और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, चले जाइए यहाँ से और तब तक वापस मत आइएगा जब तक मेरी नूर की आपको कोई खबर ना मिले। अगर मेरी बीवी की आपने मुझे खबर नहीं दी तो अगली बार मिलने पर मैं जान ले लूँगा आप लोगों की। चले जाइए यहाँ से। मिस्टर शर्मा भी क्या करते हैं, सर झुकाए वहाँ से निकल गए। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो प्लीज़ आप सभी को कमेंट्स करना होगा और कहानी को आगे बढ़ाना होगा। उतना तो अच्छा नहीं पर अच्छा तो है ना, थोड़ा भी।